गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं आज जो है न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो क्या होगा, हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक पे कर लेते हैं। चलो पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है आपके पास में क्या है, आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है पी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क। न्यूमेरिकल नंबर 1 कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क पी साइन थीटा होता है। अब क्या करो, वो कह रहा है ये बताओ कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क पी साइन थीटा होता है। थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसपे कि जो टॉर्क हो वो क्या हो, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, टी मैक्सिमम बाई 2, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसमें लगने वाला टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है पी साइन थीटा। पी आपके पास में डाइपोल मूवमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा जो है एंगल दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया आपके पास में। अब क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन कौन से एंगल बनाएगा सो दैट कि उस पर जो टॉर्क हो वो मैक्सिमम टॉर्क का क्या हो, हाफ। तो कैसे करोगे सोल्यूशन? आप कहोगे भाई हमें पता है। क्या पता है? कि मैक्सिमम टॉर्क जो लगता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है वो हमारे पास में क्या होता है, P। मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड P। अच्छा, वो कह रहा है अब थीटा बताओ सो दैट की टॉर्क की वैल्यू आपके पास में क्या हो, इसकी हाफ, टाउ मैक्सिमम बाई 2। तो आप लिखेंगे इसलिए टाउ की वैल्यू क्या दी है, टाउ मैक्सिमम बाई 2। टाउ मैक्सिमम कितना है, P, इसलिए P बाई 2 ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, PE साइन थीटा। तो P आपके पास में कट गया तो 1/2 क्या आ गया आपके पास में, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो एक्यूट वैल्यू हो गई वो गई हमारे पास में 30 डिग्री। ये वो सबसे पहला एंगल हो गया मिनिमम एंगल जिसपे कि उस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। चलो ठीक है, अब सोचते हैं कि हमारे पास में और कोई भी एंगल पॉसिबल है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के अलावा क्या हमारे पास में और कोई पॉसिबल एंगल है? तो पता होना चाहिए और भी पॉसिबल एंगल है हमारे पास में। तो अगर हमारे पास में और पॉसिबल एंगल है जिसमें टॉर्क जो है क्या होगा, लगने वाला हाफ ऑफ द मैक्सिमम या P/2 होगा, तो और कौन कौन से पॉसिबल एंगल है? चलो इसको ग्राफ से कर लेते हैं। अगर हम हमारे पास में टाउ और साइन थीटा का ग्राफ, टाउ और थीटा का ग्राफ है तो ग्राफ ऐसे आएगा, टॉर्क और थीटा का ग्राफ। इधर क्या लिखोगे, टॉर्क, इधर हो गया आपके पास में थीटा। क्या टारगेट है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे आंसर आ गया कि टॉर्क जो उस पर लग रहा है वो आपके पास में क्या है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अब ये निकालने लगे हैं कि क्या और भी हमारे पास में थीटा की वैल्यू है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इस पे लगने वाला टॉर्क क्या हो, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम P/2। टॉर्क मैक्सिमम इज P, हाफ ऑफ मैक्सिमम इज P/2। और इतना टॉर्क अगर आपके पास में लगेगा P/2 तो कौन कौन से एंगल में। तो ये आपके पास में टाउ थीटा ग्राफ हो गया, साइन कर्व होगा आपके पास में। तो साइन कर्व बच्चे ड्रॉ करोगे तो साइन कर्व ऐसे हो जाएगा, तो साइन कर्व ऐसे, ये साइन कर्व हो गया। अच्छा, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर आपके पास में क्या हो गया, 0 डिग्री। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 360 डिग्री। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। यहां पर ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक से 90 डिग्री पे ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क।
90 डिग्री पे। अच्छा ये कितना है 270 डिग्री। 270 डिग्री पे ये क्या हो गया मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क ग्राफ से करने लगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका जो है और आप जो बड़े आराम से इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। किसके लिए कि थीटा की और वैल्यू निकालने के लिए बड़े आराम से आप थीटा की और वैल्यू निकाल सकते हो। ग्राफ से ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपके पास में 270 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम, 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का हाफ ले लो, तो मैक्सिमम का हाफ, इसका हाफ ले लो, इसका हाफ ये आ गया। तो एक लाइन ड्रॉ करो यहां से थीटा के पैरेलल, ये लाइन चलेगी आपकी थीटा के पैरेलल, ये लाइन थीटा एक्सिस के पैरेलल। अच्छा यहां पर ऊपर आपके पास में ये कितना है टॉर्क मैक्सिमम बाई 2 पी बाई 2। ये कितना है पी, ये कितना पी बाई 2, ये कितना पी, ये कितना है पी बाई 2, ये कितना है पी मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में। और ये कितना ले रहे हैं पी बाई 2। तो यहां पर पी बाई 2 मार्क करो, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। एक लाइन ड्रॉ करो आप ऐसे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने थीटा एक्सिस के पैरेलल, थीटा एक्सिस के पैरेलल। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये आपके पास में टॉर्क है, ये आपके पास में टॉर्क है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पी बाई 2। उसके लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की मिनिमम वैल्यू ये आ रही है आपके पास में 30 डिग्री। उसके लिए पी बाई 2 के लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। फिर उसके बाद में आगे बढ़ो, ये पी बाई 2 है, ये पी है, ये पी बाई 2 है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। उसके बाद में आगे बढ़ो, ये पर्टिकुलर जो लाइन है पी बाई 2 के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास में हाइट है, ये पर्टिकुलर हाइट, ये पर्टिकुलर हाइट, ये पर्टिकुलर हाइट, ये पी बाई 2 फिर से इस पर्टिकुलर कर्व को यहाँ पे कट कर रही है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आपको मिल रहा है वो आपके पास में ये मिल रहा है, ये एंगल। सिमिलरली ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास है मैक्सिमम टॉर्क। हाफ ऑफ द मैक्सिमम कितना हो गया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम इतना हो गया, या हाफ ऑफ द मैक्सिमम इतना हो गया, इतना। तो इस पर्टिकुलर हाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ द मैक्सिमम, हाफ द मैक्सिमम, हाफ द मैक्सिमम के हाफ द मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आपके पास में ये लाइन चली जा रही है, लाइन चली जा रही है। इस पर्टिकुलर साइन कर्व को यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है। तो इसका मतलब है आपको जो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम के लिए और एंगल मिलेंगे। एक एंगल यहाँ मिलेगा, ये आपके पास में एक एंगल मिल गया, एक एंगल आपको यहाँ मिलेगा, ये एंगल मिल गया, एक ये एंगल मिला आपको, एक ये एंगल मिला आपको, एक ये एंगल मिला आपको, एक एंगल मिला। किसके लिए, थीटा की उस वैल्यू के लिए जिसपे कि टॉर्क क्या है हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ये एंगल कितना आपके पास में 30 डिग्री, ये कितना है आपके पास में 30 डिग्री। इस पे टॉर्क कितना है हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 70 से 30 डिग्री। इसी करस्पॉन्ड ये एंगल 30 डिग्री। और ये कितना आपके पास है हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो आपके पास में यहां से आता कितना है 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बचेगा 150। यहां से लेकर के यहां तक कितना है 180, और इतना पार्ट आपके पास में कितना है 30 डिग्री। तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा 150। तो आपके पास थीटा की कौन कौन सी वैल्यू आ गई ग्राफ से, थीटा इक्वल टू आपके पास में कितना हो गया 30 डिग्री। फिर यहां से यहां तक थीटा इक्वल टू आपके पास में कितना हो गया 150 डिग्री। अच्छा ये आपके पास में कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। इस पर टॉर्क के हाफ द मैक्सिमम। तो आगे फिर से 30 डिग्री जाओगे तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे टाउ एक्सिस के पैरेलल। तो ये फिर से आपके पास में क्या हो गया हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो ये फिर से आपके पास में क्या हो गया हाफ ऑफ द मैक्सिमम p/2। तो यहां पर आपके पास में ये कितना है 180, उसमें 30 ऐड कर लो, 180 में से 30 ऐड कर लो। तो अगला एंगल आपके पास में कितना मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 30। तो क्या मिलेगा आपको 180 प्लस 30 210 डिग्री। ठीक है 210 डिग्री। अच्छा फिर से ये आपके पास में कितना है 30, ये आपके पास में कितना है 30, ये आपके पास में कितना है 30, ये भी आपके पास में कितना हो गया 30। किस लिए उस पर्टिकुलर ये आपके पास ये इंटरवल कितना हो गया आपके पास 30, ये इंटरवल हो गया आपके 30। किस लिए उस पर्टिकुलर एंगल के लिए जिसपे कि आपके पास में टॉर्क
हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो रहा है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना एंगल है 360 डिग्री, उसमें से 30 डिग्री निकाल लो, तो यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना आ गया 330 डिग्री। थीटा की एक साइकिल में 0 से 360 डिग्री के बीच में एक साइकिल में 4 पॉसिबल एंगल है, जिसमें कि आपके पास में टॉर्क क्या हो गया हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। इसको कॉमन सेंस से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बिना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के कॉमन सेंस से या बिना ग्राफ के कॉमन सेंस से एक साइकिल में 0 से 360 के बीच में कितनी जो है एंगल होंगी, सो दैट कि टॉर्क क्या हो डाइपोल पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आप कहते हैं कि भाई क्या है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा ये हमारे पास में क्या है, लेट्स से ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का स्टार्टिंग में अलाइनमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्या माइनस क्यू, ये हमारे पास में हो गया प्लस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का अलाइनमेंट। और आपने कहा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे जो टॉर्क है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम है, तो आप कहोगे कि भाई ऐसा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस ओरिएंटेशन में, देखो इस ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इस ओरिएंटेशन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। ये एंगल कितना ले लिया आपने, ये एंगल आपने ले लिया 30। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले ऐसे था, फिर 30 डिग्री पे आपने इसको इंक्लाइन कर दिया। इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा आपके पास में हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अच्छा फिर आपके पास में एक और एंगल क्या आया, एक और एंगल आपके पास में आया था 150 डिग्री। लेकिन मैं बोल रहा था कि कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो P को आप 30 डिग्री ऊपर ले जाते और टॉर्क क्या था आपके पास में हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो सिमिट्री से अगर आप इसको नीचे ले जाओगे ऐसे तो भी टॉर्क क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो इसको नीचे ले जाओगे, सिमेट्रिकल डायग्राम ड्रॉ करके, किसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस रेफरेंस एक्सिस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करें नीचे ले जाए। तो आप जो है इसको नीचे ले गए भाई, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया, इस ओरिएंटेशन में आपने रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को इस ओरिएंटेशन पे रख दिया। ये नया ओरिएंटेशन हो गया। यहां पर आपके पास में टॉर्क क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर आपके इस ओरिएंटेशन में ये 30 डिग्री है तो टॉर्क क्या हाफ ऑफ द मैक्सिमम। सिमिट्री से ऐसे ही बिल्कुल नीचे चले जाओगे तो टॉर्क फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर ऐसे है तो टॉर्क क्या हो गया हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया आपके पास में, ये एंगल फिर से आपके पास में 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया आपके पास में 30 डिग्री, ये भी एंगल नीचे क्या हो गया 30 डिग्री। अच्छा फिर से अगर हम आपसे ये कहें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन आपके पास में रिवर्स है, ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर से इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे टॉर्क क्या लगेगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपके पास में ऐसे नहीं है ऐसे है, तो फिर आप क्या बोलोगे, इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आपके पास में टॉर्क क्या लगेगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो ये 4 ओरिएंटेशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, सो दैट कि टॉर्क आपके पास में क्या है हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अब देख लीजिए वो क्या कह रहा है, यहां से लेकर के यहां तक वो कह रहा है 30 डिग्री, फिर यहां से लेकर के यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया आपके पास में 180, उसमें से क्या कर दोगे 30 निकाल दोगे आप, तो यहां से लेकर के यहां तक एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। पहला 30 डिग्री आया फिर 150 डिग्री। फिर इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आपने डिसाइड किया है क्या टॉर्क इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो यहां से यहां तक आपके पास में कितना हुआ 180, उसमें से क्या कर दो आप 30 और जोड़ दो, तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210, तो आपके पास में ये पर्टिकुलर एंगल आ गया। उसके बाद में आप यहां से चल रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक 180, फिर आपके पास 30 210, पहला एंगल 30 पे, दूसरा एंगल 150 पे, तीसरा एंगल 210 पे, और चौथा एंगल यहां से घूमो, यहां से चल करके ऐसे जाओगे 360, ऐसे चले जाओगे तो यहाँ से 360, उसमें 30 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आपके पास में क्या लग रहा है टॉर्क इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास में 360, उसमें 30 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो चौथा जो है आपको एंगल मिल गया 330 डिग्री। तो अगर एक क्वेश्चन आपको दिया है और पूछा जाता है कि एक साइकिल में कितने
कितने जो है एंगल पे, ये एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है। टॉर्क क्या होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो आपके पास में एक तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकाल लिया, फिर ग्राफ आपने जो है थीटा और टाउ और थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ से आप निकाल सकते हो कि 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अदरवाइज अगर आप इसमें उलझते हो तो कॉमन सेंस से कर लो। क्या ये जब आंसर आया है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का आप अलाइनमेंट ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद में जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी टॉर्क क्या हो गया, इस ओरिएंटेशन टॉर्क हाफ द मैक्सिमम। अच्छा, फिर से अगर आपके पास में इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे टॉर्क हाफ ऑफ मैक्सिमम है तो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे भी टॉर्क हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसा जैसा ये ऊपर इंक्लाइंड है वैसा ये नीचे उतने एंगल पे नीचे इंक्लाइंड है। इस एंगल पे, इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ओरिएंटेशन पे भी क्या होगा, टॉर्क विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अच्छा, फिर से जब यहाँ पे टॉर्क हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क क्या होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम। फिर एंगल निकाल लो 30, यहाँ से आधा कितना हो गया 150, यहाँ से आधा कितना हो गया 210, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 330। तो ये आपके पास में जो है 4 एंगल्स हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, अगले क्वेश्चन की बात, न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। और हंसते हंसते पढ़ते रहो, खूब पढ़ा करो टेबल चेयर पे बैठ करके, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ले लिए हैं बाबू? ट्रायंगल ले लिए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, वो कह रहा है कि यहां पर आपके पास में शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या बना दिया आपने, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, पी। डायरेक्शन क्या है, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ। और बताओ, और ये एक और हमने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो ये हो गया, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। अच्छा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो गई आपके पास में, इसकी मैग्नीट्यूड हो गया आपको सेम, जितनी इसकी है उतनी आपके पास में इसकी, ये हो गया मैग्नीट्यूड पी। पी इसका भी मैग्नीट्यूड है, पी इसका भी मैग्नीट्यूड है। दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इस ओरिएंटेशन पे, इस ओरिएंटेशन पे रख दिया, शॉर्ट है भैया। अब आगे क्या करना चाहते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में बात करें। वो कह रहा है यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट कर लो। अच्छा, यहां पर हम लोग एक जो है पर्टिकुलर पॉइंट अगर सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पी हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या हो गई, ए, यहाँ पे साइड क्या हो गई, ए, यहाँ पे साइड क्या हो गई, ए। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया आपके पास में 60 डिग्री। ये एंगल हो गए, पता ही आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पे सब एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्या करना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन का टारगेट क्या, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसे करो, आसान है भाई, सब क्वेश्चन आसान है। ये हमारे पास में लेट से पहला शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉइंट पी पे आप खड़े हैं। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो आप आर्बिट्रेरी पोजीशन पे हैं। आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास में होता है P cos थीटा दिस डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा
से आपके पास में V1, V1 की बात करो भाई, V1 की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे P, क्या बोलोगे cos थीटा cos 60, क्योंकि ये आपके पास में क्या होता था, डाइपोल की एक्सिस, और यहाँ से थीटा एंगल पे अगर आप r डिस्टेंस पे चले जाते थे तो आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, P cos थीटा, P cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई आपके पास में r स्क्वायर। तो आपके पास में हो गया P cos 60 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r आपके पास में ये हो गया, क्या हमारे पास में हो गया, हमारे पास में हो गया a स्क्वायर। चलो ठीक है, तो इसकी वजह से आर्बिट्रेरी पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 60 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में सेकंड डाइपोल है जो कि शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल। हमारे पास में एक यहाँ पर डाइपोल है, दैट इज हमारे पास में आ गया शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब कहाँ पे खड़े हो आप, ये पर्टिकुलर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में हम जो है एक्सियल पोजीशन पे हैं, एक्सियल पोजीशन पे। और एक चीज गौर करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, -q से प्लस q, तो तुम -q चार्ज के नजदीक हो भैया, -q चार्ज के नजदीक। और अगर आप इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप एंड ऑन पोजीशन पे अगर आप क्या निकालोगे, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इन जनरल देखोगे तो क्या होता है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला तब होता था जबकि आपके पास में क्या होता था, यहाँ पर -q चार्ज, यहाँ पर +q चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस है 2l, और आप यहाँ खड़े होते थे, यहाँ पर -q +q, यहाँ पे खड़े होते थे प्लस के नजदीक, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक, तब बोलते थे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस P डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर पॉजिटिव के पास में खड़े हो, मेरे कहने का मतलब है, तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो साइन होगा, वो साइन क्या होगा आपके पास है पॉजिटिव। लेकिन अब आप किधर खड़े हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, और आप निगेटिव के पास में खड़े हो, इसलिए इसकी वजह से एंड ऑन पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में V2, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, क्या लिखोगे भैया, -P डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे a स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो तो P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल, सेकंड न्यूमेरिकल P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल, ये बराबर हमारे पास है V∗P, ये बराबर क्या आ गया हमारे पास है V1 + V2। धीमे धीमे कर रहे हैं क्वेश्चन, V1 + V2, तो V1 + V2 निकाल लीजिए आप, तो V1 + V2 हम निकाल लेते हैं, तो V1 + V2 हमारे पास में कितना आएगा, V∗P पॉइंट P पे इस पर्टिकुलर इक्वल ट्रायंगल के इस वर्टिसेस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया क्या फॉर्मूला। cos 60 आपके पास में कितना होता है +1/2, तो ये हमारे पास में आ गया +1/2, और यहाँ पर जो -1 है तो यहाँ पर -1 दिख रहा है, सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो आपके पास में पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा -P डिवाइडेड बाई 4, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2, और आपके पास में 1/4 -1/8 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल आपका इस तरह से होगा। अगर आप ऐसे रखोगे इस तरह से, क्या करना था, इन दो डाइपोल की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। इसकी वजह से ध्यान रखोगे आप आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, आर्बिट्रेरी पोजीशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, और इसकी वजह से आप एड ऑन पोजीशन पे हो, लेकिन ये भी ध्यान रखोगे कि पर्टिकुलर चार्ज के नियरर हो, इस -q चार्ज के नियरर हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लोगे नेगेटिव। और अगर आप यहाँ पर खड़े होते इसी के अलाइनमेंट में आप यहाँ पे खड़े होते, शॉर्ट डाइपोल के रेस्पेक्ट में आप जो है एंड पे खड़े होते, लेकिन पॉजिटिव के नजदीक होते, तब पोटेंशियल का साइन तब क्या लेते आप प्लस, माइनस की जगह पे क्या लेते हैं आप प्लस। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं।
अगले न्यूमेरिकल की बात, अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे थर्ड न्यूमेरिकल। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल आपके लिए रहा 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल वो कह रहा है कि आपके पास में क्या था भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारे पास में, और आपके पास में क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था भाई, और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में था। ये स्टेटस दिया हुआ है, किसका स्टेटस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का स्टेटस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आप अगर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे हो तो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके पास में -PE एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला हो गया -PE cos थीटा। थीटा इक्वल टू 0, तो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या हो गई, -P। थीटा इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई -P। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ऐसा करो कि आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को सडनली टर्न कर देते हो। लैंग्वेज बता रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लैंग्वेज लिखा नहीं है, स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको। वो कह रहा है अचानक इसकी जो है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोज थी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न कर दो। आवाज भी करेगा ना, टर्न कर दो। तो टर्न करने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। वो कह रहा है कि अचानक आपने इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में टर्न हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में टर्न हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने जो ऐसे टर्न किया तो कितना एंगल टर्न किया आपने, 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन दे दिया, बेसिकली क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन दे दिया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देने के बाद में वो ये पूछ रहा है कि बताइए कि अगर हम अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड को इस अलाइनमेंट से जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके पास में क्या थी, लीस्ट, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री टर्न कर दे रहे हैं। अगर ऐसा कर दोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी, कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अचानक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, ऐसे टर्न कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐसे टर्न कर दिया तो एक बात आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, घूम जाएगा, ऐसे घूम करके क्या करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ये दूसरी बात है, उसके बाद में ऑसिलेटिंग मोशन करेगा, लेकिन पहले तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फाइनली अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में ले आएगा। तो अगला आप स्टेप कैसे बनाओगे, ये बेसिकली आपके पास में क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का आपका डायग्राम हो गया। अच्छा, क्या करोगे आप, कहोगे भाई ये आपके पास में अगर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐसे टर्न करके 60 डिग्री टर्न कर लिया तो इसके बाद में जो अगला स्टेज आएगा, आप कहोगे कि ये आपके पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आप ऐसे जो है स्टेबल रखे हुए हो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे स्टेबल रहेगा नहीं, वो घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में आ जाएगा। अब आपके पास में ये हो गया सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पी वेक्टर हो गया। ये आपके पास में क्या होगा, ई वेक्टर। क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल,
आपके पास में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा एंगल पे है, उसे छोड़ करके आप रेस्ट से हट गए, वो घूम जाएगा और अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन कर लेगा। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। क्या 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 क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि अगर आप ऐसे करके अचानक टर्न कर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री पे, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो देख लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लीजिए। ये आपके पास में लेट से आप बोलेंगे, अगर कुछ लैंग्वेज जानना चाहते हो, ये डायग्राम ये हो गया आपके पास में, ये डायग्राम है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल में क्या, पोटेंशियल एनर्जी फॉर केस, पोटेंशियल एनर्जी फॉर केस। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कितनी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बन रहा है, 60। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल फॉर्मूला आपके पास में होता है U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो आपके पास में U इज इक्वल टू UA ले लो, UA इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, कॉस 60, ये 60 एंगल है, तो क्या क्या लिखोगे, माइनस PE इंटू 1/2। तो UA इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में हो गया माइनस PE/2। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है भैया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सर वो भी निकाल लो। आप लिखो पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्टेज बी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्टेज बी, ये निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, U पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्टेज बी, ये बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं क्या, थीटा इक्वल टू क्या है, 0। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइनमेंट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और ये भी सीख लो, ये पता होगा आपको क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तब दोनों जो है क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और उस समय वो क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या मोस्ट स्टेबल है, यस मोस्ट स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, मिनिमम, यस। तो घुमा दिया आपने, तो घुमा दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो गई आपके पास से माइनस P/2। लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा, अगले नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये घूम करके ऐसे आ जाएगा, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये घूम करके ऐसे आ जाएगा, B स्टेज पे आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि UB, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी UB ये बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस P क्या बोलोगे आप, कॉस 60, माइनस PE क्या बोलोगे, कॉस 0, क्योंकि इस समय जो है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो एंगल है 0 डिग्री। अभी कितना है आपके पास में, 60, अभी कितना है आपके पास, 0। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया आपके पास, UB निकाल लीजिए आप, UB ये बराबर आपके पास में क्या आया, ये बराबर आपके पास में आया माइनस P। कौन सा हाइयर है, A हाइयर है, अभी A हाइयर है, A हाइयर पोटेंशियल एनर्जी फॉर A इतना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर B इतना आ गया। कौन सा हाइयर है बोल रहा था, A हाइयर है, या आपके पास में B हाइयर, A हाइयर है। चौक के लिए ये हाइट क्या है, हाइयर, ये ऊंचाई पे, और ये क्या है, लोअर पॉइंट है। छोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक गिर पड़ा, वो क्या करेगा, एनर्जी लीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लीज करेगा। तो पूछा पोटेंशियल एनर्जी कितनी लीज करेगा, तो हाइयर में से लोअर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी RELEASED, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज, ये बराबर आपके पास में क्या है, हाइयर माइनस P/2, लोअर आपके पास में क्या हो गया माइनस P, ये हो गया। इसमें से हाइयर में से लोअर को हटा दीजिए, हाइयर में से लोअर को हटा दीजिए, हटाइए तो कितना आएगा आपके पास में, आपके पास में आएगा माइनस P/2 प्लस आपके पास में आएगा P, तो आपके पास में आएगा प्लस P/2। तो इतनी जो एनर्जी रिलीज कर देगा, इतनी एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी रिलीज कर देगा, ये आपके पास में आंसर हो गया। अब हम चौथे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाए, ये भी NCERT है। फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो कह रहा आपके पास में क्या है, आपके पास में एक्स एक्सिस है, आपके पास में जो है वाई एक्सिस है, आपके पास में जेड एक्सिस है,
एक्स एक्सेस कौन सी ले रहे हो सर? ये ले रहे हैं यार एक्स एक्सेस। अच्छा ये कौन सी एक्सेस ले रहे हो सर? वाई एक्सेस, ये ले रहे हैं। अच्छा जेड एक्सेस कौन सी होगी? ये होगी जेड एक्सेस। एक्स वाई जेड 3 रेफरेंस एक्सेस आपके पास में होगी। आगे क्या? आगे ये आपके पास में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? जेड एक्सेस पे। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अलाइनमेंट जेड एक्सेस पे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो है क्या रेट है, माने बढ़ने की दर क्या है? तो बढ़ने की दर इस तरह से दी है। वो कह रहा है कि आपके पास में 10 वोल्ट पर मीटर, ध्यान देना पर मीटर, माने 1 मीटर। अगर ये मान लो आपके पास में ओरिजिन है, ये क्या है? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिए। 10 वोल्ट पर मीटर नहीं दिया है, 10 वोल्ट पर मीटर दिया है। इस दर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज। फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हो, किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सेस के अलाइनमेंट में इंक्रीज हो रही है 10 वोल्ट पर मीटर के रेट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर ये 0 है, ओरिजिन है, 1 मीटर जेड एक्सेस पे जाओगे, 1 मीटर जेड एक्सेस पे जाओगे तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है 20 वोल्ट पर मीटर, मान लो मिल रही है 20 वोल्ट पर मीटर मिल रही है। तो आगे 1 मीटर जाओगे तो कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट पर मीटर। फिर आगे 1 मीटर जाओगे तो कितनी हो जाएगी? 40 वोल्ट पर मीटर। वो ये कह रहा है। अच्छा आगे सर बताइए, फोर्थ का आपने जो लैंग्वेज तो लिखवाया नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखवाया, लेकिन मैं आपको जो है लैंग्वेज के बदले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो लैंग्वेज में लिखा होगा वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो वो कह रहा है कि आपके पास में क्या है? आपके पास में अब क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट वो क्या है? वो जेड एक्सेस के पैरेलल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो है डाइपोल एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस के पैरेलल है भाई। अच्छा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है जेड एक्सेस के पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है उसके पैरेलल है। अच्छा उसका मैग्नीट्यूड कितना? उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से बहुत सिंपल टर्म लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड है से 2 कूलम इंटू मीटर ले लेते हैं। 2 कूलम इंटू मीटर क्या ले ले? मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालना है? ये निकालना है इस पे नेट फोर्स बताओ कितना लग रहा है? नेट फोर्स। अच्छा नेट फोर्स के लिए पहले समझ के कर लेते हैं, फिर आपको की रूल बता देंगे। वो कह रहा है कि अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है? 2 कूलम इंटू मीटर है। तो आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इमेजिनेशन कर लो, इमेजिनेशन कर लो कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चार्ज और डिस्टेंस का सिलेक्शन हम लोग कर लेंगे, सो दैट कि जब हम लोग P निकाले तो 2 कूलम इंटू मीटर ले। तो इस तरह से ले लो क्या, यहाँ पर हमारे पास से -q चार्ज है, कितना है हमारे पास में से -2 कूलम चार्ज है। यहाँ पर हमारे पास में कितना है? +2 कूलम चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारे पास में क्या हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया, जेड एक्सिस के अलाइनमेंट में हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान रहे हो? उसके बीच का डिस्टेंस मान लो 1 मीटर। ऐसे कर लो भाई, इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लो, 1 मीटर इसके बीच का डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, डाइपोल वन डायरेक्शन ये हो गया, P वेक्टर ये हो गया भैया, P वेक्टर ये हो गया, P वेक्टर ये हो गया, P वेक्टर। इसका इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया? 2 × 1 2 कूलम इंटू मीटर जो दिया था हो गया। अब इसको उठा कर फिक्स कर दो। टारगेट क्या है? इस पे जो है नेट फोर्स कितना लगेगा? कहाँ? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। उठा के यहाँ फिक्स कर देते हैं। तो ये आपके पास में कितना हो गया? ये आपके पास में हो गया 2 कूलम, ये आपके पास में हो गया +2 कूलम, ये आपके पास में क्या हो गया? -2 कूलम। यहाँ पे लिख लो भाई -2 कूलम। अच्छा यहाँ पे क्या लिख लो? यहाँ पे लिख लो +2 कूलम, ऐसे लिख लो +2 कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लो? इनके बीच का डिस्टेंस ले लो 1 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। इनके बीच का ये डिस्टेंस हो गया आपके पास में 1 मीटर।
अब क्या करना है, हमें निकालना है नेट फोर्स, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स निकालना है। अच्छा, अगर हम लोग ये मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, इस पॉइंट पर, तो ओरिजिन पे, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज हो रही है, हर 1 मीटर पर 10 वोल्ट पर मीटर बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट पर मीटर। हेलो, 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपके पास में, 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, 10 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर पे के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ जीरो है, तो 1 मीटर के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास में हो जाएगी 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, F इक्वल टू क्यू, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर +2 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज, वो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस जेड एक्सिस के पैरेलल ऊपरी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q +2, E की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 10 वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस आपका 1 मीटर है, तो Q को आप मल्टीप्लाई करो E से, 2 × 10 कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो ये पर्टिकुलर जो फोर्स है, ये पर्टिकुलर फोर्स +2 कूलम पे जेड एक्सिस के अलाइनमेंट में प्लस जेड एक्सिस के अलाइनमेंट में, ये बराबर आपके पास में कितना हो गया, ये आपके पास में हो गया 20 न्यूटन। तो अगर आपने गिवन डेटा का अकॉर्डिंग यहाँ पे जीरो माना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे लगने वाला फोर्स जीरो, इस पे लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन, इस पे लगने वाला फोर्स जीरो, इस पे लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन, इस पूरे जो है डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 20 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। अब ये पर्टिकुलर जो 20 न्यूटन फोर्स है क्या कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ये 20 न्यूटन के इन्फ्लुएंस में नेट फोर्स, आंसर क्या हो गया, इस पे जो है नेट फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। अब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अब ये आगे भाग लेगा, ये ऐसे उठ करके आगे जाएगा, तब फोर्स कितना होगा, तब भी 20 न्यूटन। उसके फिर कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर ये आगे भाग रहा है, एक्सलेट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इस पे लगने वाला नेट फोर्स थ्रू आउट द जर्नी अलोंग द प्लस जेड एक्सिस क्या रहेगा, कांस्टेंट 20 न्यूटन। मतलब एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा आपके पास में। तो इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन को इस तरह से आपने करना था। अगर की रूल से निकालोगे तो इस की रूल से ऐसे निकालते हैं, अगर आपको टाइम वेयरिंग अगर आपको क्या दिया है, अगर आपको स्पेस वेयरिंग, टाइम वेयरिंग नहीं, अगर आपको स्पेस वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला फोर्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं Fx, ये बराबर हमारे पास में हो गया Px, हमारे पास में हो गया Dex डिवाइडेड बाई dx। dx बाई dx क्या है आपके पास, स्पेस वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। Px क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप ले लोगे क्या, Fy इक्वल टू आपके पास में आ जाता है Py, और आपके पास में आ जाता है Dy डिवाइडेड बाई dy। अच्छा, आपके पास में जो Fz है, Fz ये बराबर क्या होता है, ये बराबर आपके पास में होता है Pz, और क्या बोलोगे, Dez डिवाइडेड बाई dz। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कंपोनेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है और आपके पास में जो है स्पेस वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड एक्सिस पता है, तो आपको फोर्स पता लग गया। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से इसका आंसर निकाल लेते हैं। जेड एक्सिस दिया है, एक्स और वाई एक्सिस में हमारी कोई फील्ड तो दी नहीं है, फील्ड यहाँ पे जीरो है, फील्ड यहाँ पे इस अलाइनमेंट में जीरो है, इस अलाइनमेंट में जीरो है, इस अलाइनमेंट में जो फील्ड का रेट है 10 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे क्या रखोगे, dz बाई dz क्या रखोगे, सिंपली 10 वोल्ट पर मीटर पर सिंपली 10। अच्छा, pz कितना, pz आपको दिया सिंपली 2 इंटू अलॉन्ग दिस जेड एक्सिस कितना दिया 2, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 20 न्यूटन आ गया। लेकिन जब इसको करते तो रट्टा मारते, और इसको किया तो आपने समझ कर लिया। फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलो भाई, और क्या करें, और पढ़ लेते हैं आगे, क्या करें, फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लें, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलो, अधिकतर हम लोग बोलते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कर दो, रिलीज कर दो, हट जाओ, और किसी फील्ड को वहाँ पर अगर आप ना लो तो क्या करेगा, वो ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत छोटा है तो SHM करेगा। अच्छा, अगर SHM करेगा तो SHM का जो है टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड के बारे में सर क्या ओपिनियन है, कैसे इसको ड्राइव करोगे, चलो ड्राइव करके देखते हैं। फिफ्थ में क्या हो गया,
फिफ्थ में टारगेट क्या हो गया कि अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत छोटा एंगल बना रहा है तो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। उसका टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे बात कर रहे हैं फिफ्थ के बारे में। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसका नेगेटिव चार्ज कहां है सर? नेगेटिव चार्ज ये हो गया भाई। पॉजिटिव चार्ज कहां है? पॉजिटिव चार्ज आपके पास में ये हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, प्लस क्यू। ये आपके पास में क्या हो गया, माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया बच्चे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप जो है इस्टेब्लिश कर रहे हो सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप इसको छोड़ दोगे। ये एंगल कितना है? बहुत ही छोटा, नन्ना मुन्ना, बहुत ही छोटा। कितना एंगल है ये? बहुत छोटा। कितना एंगल ले रहे हो सर? बहुत छोटा। कितना भी बताओ तो डी थीटा। तो ये एंगल आपके पास में डी थीटा, ठीक है। इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ये होगा। इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में, इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ये होगा। तो मे भी कि ऐसे होगा और आपने इसको ऐसे घुमाया इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत छोटे एंगल से छोड़ दिया। घुमाया किधर? ध्यान दो, डी थीटा किधर है? डी थीटा इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम गया। माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान देना भाई, ये राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है। और आपके पास में क्या है? आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। थंब क्या है आपके पास में? आउटवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन आपकी तरफ हो गया बेटे, थंब आपकी तरफ। ओके। अच्छा, फिर जैसे ही आपने इसको जो है यहां से आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर किया, छोड़ दिया, टॉर्क लगा, आपने डिस्प्लेस किया एंटी क्लॉकवाइज डी थीटा। टॉर्क लगा इस पर्टिकुलर कपल के द्वारा टॉर्क लगा। टॉर्क क्या कर रहा है? टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट हैंड टॉर्क का अटेम्प्ट क्लॉकवाइज घुमाने में। थंब को छोड़ दो तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ड। टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड। दोनों अपोजिट है भाई, दोनों अपोजिट है। अच्छा सर, तो आपके पास में आगे बात कैसे कर दे? ये पर्टिकुलर फोर्स आपके पास में क्या हो गया? लेट्स से एफ फैक्टर। ये पर्टिकुलर फोर्स आपके पास में क्या हो गया? माइनस एफ फैक्टर। क्या निकालना है? एसएचएम का टाइम पीरियड टी। तो आपके पास में ये पर्टिकुलर एंगल बोल रहे थे बहुत छोटा हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, मान लो ये मिड पॉइंट है, ठीक, ओके। ये मिड पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक एल है, यहां से लेकर के यहां तक एल है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? स्मॉल एल। यहां से लेकर यहां तक क्या है आपके पास में? स्मॉल एल। टोटल लेंथ कितनी है? 2L। ये क्या है? मिड पॉइंट। ये एंगल बहुत छोटा है। तो आपके पास में ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी बहुत छोटी है। ये एंगल आपके पास में डी थीटा है, तो इधर ध्यान दो, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा। ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, कितनी छोटी है? से dx। ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा। ये डिस्टेंस बहुत छोटी dx, ये भी डिस्टेंस बहुत छोटी dx। ये dx, ये dx। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने जो लिया है, डी थीटा बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा, dx बहुत छोटा। अच्छा, क्या करना चाह रहे हैं आप? अगर हम देखें इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क टाउ क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू, यही तो बेसिकली निकाला, पी साइन थीटा निकाला था, या फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो हमारे पास में सर फोर्स कहाँ है, फोर्स हमारे पास में ये, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ध्यान देना, इतना है, इतना dx प्लस dx, ये आपके पास में डी थीटा, ये आपके पास में dx, ये भी आपके पास में क्या हो गया dx। क्या निकाले सबसे पहले, टॉर्क बराबर p sin थीटा होता है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने कैसे निकाला था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। एक वीडियो में मैंने इसे जो है ड्राइव करके दिखलाया था आपको। तो आपके पास में एक फोर्स ऐसे हो गया, एक फोर्स ऐसे हो गया, ये एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स आपके पास में ऐसे है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास में कितना हो जाएगा dx, दोनों के बीच में इसके लाइन ऑफ एक्शन और इसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया, इतना, ये कितना हो गया dx, और dx कितना हो गया 2dx। तो क्या बोलोगे, टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलोगे 2dx। F बराबर क्या है, Q इंटू ई, तो टाउ इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू आपके पास में हो गया QE इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू dx, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू dx। अच्छा इसको देखो, ये पर्टिकुलर dx बहुत छोटा है, ये एंगल डी थीटा बहुत छोटा है, फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अगेन, फिर से देखो, आप लिख सकते हो अगेन एंगल डी थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा r, इसे ले सकते हो r, डी थीटा बहुत छोटा है, डी थीटा इज इक्वल टू dx, एंगल इज इक्वल टू r, एंगल इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय रेडियस dx बाय l। तो dx की वैल्यू कितनी निकालोगे, dx बराबर हो जाएगा हमारे पास में l d थीटा, ये हो जाएगा l d थीटा, dx इक्वल्स टू l d थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू निकाल लो भाई। तो टॉर्क की वैल्यू इस समय, इस इंस्टेंट पे टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में आ गया Q इंटू ई, और आप बोल रहे हैं 2 dx, dx इज इक्वल टू आप यहाँ पे निकाल करके, यहाँ पे आप निकाल l d थीटा, तो यहाँ पे बोले हम l d थीटा। तो हमारे पास में टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू बेसिक से स्टार्ट किया भैया, ठीक है, बेसिक से, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, Q और 2l को ले लो आप, 2l को और Q को ले लो, तो क्या हो जाएगा P, तो आपके पास में क्या हो गया PE d थीटा, PE d थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट द d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, so sin थीटा इज इक्वल टू sin, if theta is very very small then sin theta is equal to theta, तो d theta is very very small, तो sin d theta is equal to d theta। वैसे भी आ जाता, लेकिन बेसिक से कर लेगा, समझ कर लो। अच्छा टॉर्क बराबर क्या होता है, क्लास 11, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास में I इंटू एल्फा, टाउ इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। ये I क्या है, I सर बड़ी अजीब चीज है, I आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस एक्सेस के अबाउट, मिड पॉइंट से किस एक्सेस के अबाउट, एक पर्टिकुलर एक्सेस जो कि इस पर्टिकुलर एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पे जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल हो जाएगा दोनों m का 2ml², याद रखिएगा। तो आपके पास में टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे सर, पी डी थीटा, नहीं क्या लिखेंगे, माइनस पी डी थीटा। क्यों, बताया है कि टॉर्क का डायरेक्शन आपके पास में क्या है, इनवर्ड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास में क्या है, आउटवर्ड। तो अल्फा क्या होता है, टॉर्क के डायरेक्शन में, अल्फा हमेशा टॉर्क के डायरेक्शन में होता है। तो आपके पास में इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, घुमाने की कोशिश से क्लॉकवाइज, टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड, तो अल्फा का डायरेक्शन भी इनवर्ड। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे प्रोवाइड किया, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज प्रोवाइड किया डी थीटा। तो आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, बाहर, दोनों अपोजिट है, तो माइनस है। तो आई अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास में हो जाएगा माइनस पी डी थीटा। ये हो गया आपके पास में, इसको रिराइट कर लो, ऐसे लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, माइनस पी डिवाइडेड बाई आई इंटू क्या हो गया आपके पास में डी थीटा। अच्छा अल्फा क्या है आपके पास में, अल्फा आपके पास में है एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो ये क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो अल्फा को कैसे लिखोगे, अल्फा को लिखोगे डी टू थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, ऐसे लिखोगे। दिस
और माइनस को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिखोगे पी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा, ये बराबर क्या लिखोगे 0। ये आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये आपके पास में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और कोई भी पर्टिकुलर मोशन है जो कि इस पर्टिकुलर जो है मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रेजेंट होता है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो तब ये प्रूव हो जाता है कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। क्लास 11 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। अच्छा, यहां पर जो है आपके पास में इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपके पास में आता है d2 थीटा डिवाइडेड बाई dt2 प्लस यहां पर बेसिकली आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर लो, एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या है p बाई आई, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है p बाई आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो ओमेगा स्क्वायर है वो आपके पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अच्छा, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे, ऐसे दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या लगाओगे भैया p डिवाइडेड बाई आई। तो t की वैल्यू निकाल लो आप, तो t की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, रिवर्स कर लो आप, या t को इधर ले जाओ, इस पर्टिकुलर टर्म को t को इधर ले जाओ, इस पर्टिकुलर टर्म को इधर ले आओ, या आप t को इधर ले जाओ, i को ऊपर ले जाओ, p को नीचे ले जाओ, तो t इसका टू क्या प्रूव हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा i डिवाइडेड बाई p। ये आपके पास में हो गया, क्या हो गया टाइम पीरियड किसका, एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो कि क्या कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो समझ करके चल लो, सब जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है, बस समझ करके जो है चीज़ों को करना चाहिए।